आज भी जब भी मैं किसी अंधेरे बाथरूम में आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। वह रात, वह काली रात मुझे आज भी याद है जब हम दोस्तों ने एक मामूली खेल को भयानक वास्तविकता में बदल दिया था। मैं था, रिया थी, समीर था और छोटी डरपोक अनुष्का। गर्मी की छुट्टी थी और बोरियत अपने चरम पर। समीर के घर एक स्लीपओवर पार्टी चल रही थी। रात के 2 बज चुके थे। पिज्जा के खाली डिब्बे और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। हम सब ऊँघ रहे थे जब अचानक समीर ने कहा, यार कुछ तूफानी करते हैं। रिया हमेशा की तरह उत्साहित बोली, चलो ब्लडी मैरी खेलते हैं। अनुष्का ने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं, मुझे डर लगता है, मम्मी कहती हैं ये सब नहीं करते। लेकिन समीर और रिया ने उसे मना लिया। अरे कुछ नहीं होता, बस एक मजाक है, समीर हंसा। हम सब दबे कदमों से समीर के बाथरूम में पहुंचे। बाथरूम छोटा था और अंधेरा घना। समीर ने टॉर्च जलाई और सीधे आईने पर मारी। हमारी परछाइयां आईने में अजीब सी लग रही थीं। समीर ने लाइट बंद करने के लिए कहा। जैसे ही लाइट ऑफ हुई, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। रिया सबसे पहले आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, फिर खोली और दबी हुई आवाज में 3 बार दोहराया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ। रिया हंसी। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होता। फिर समीर की बारी आई। उसने भी यही किया। कुछ नहीं हुआ। मेरी बारी आई। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। मुझे लगा कि आईने में कुछ पल के लिए मेरी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति उभरी और तुरंत गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें झपकाईं। शायद मेरा वहम था। मैंने कहा, मुझे लगा कुछ हुआ। सब हंसने लगे। तू डरपोक है, समीर चिढ़ाया। अब अनुष्का की बारी थी। वो कांप रही थी। प्लीज मुझे नहीं खेलना, उसने गिड़गिड़ाया। अरे बस एक बार, फिर हम सो जाएंगे, रिया ने उसे मनाया। अनुष्का रोने जैसी हो गई। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसने आईने के सामने खड़े होकर कांपती हुई आवाज में कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जैसे ही उसने तीसरा ब्लडी मैरी कहा, एक अजीब सी तेज ठंडी हवा का झोंका बाथरूम के बंद रोशनदान से अंदर आया। बाथरूम का दरवाजा जो आधा खुला था, धड़ाम से बंद हो गया। एक पल के लिए आईने में अनुष्का की परछाई के साथ एक औरत की धुंधली खूनी आंखों वाली आकृति दिखाई दी। हम सब चीख पड़े। अनुष्का तो डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। समीर ने तुरंत टॉर्च ऑन की। आईने में कुछ नहीं था सिवाय हमारी घबराई हुई शक्लों के। बाथरूम का दरवाजा अभी भी बंद था। समीर ने उसे खोला। सब कुछ सामान्य था। हमने अनुष्का को उठाया। वो बेहोश थी। उसे होश में लाने में हमें 15 मिनट लग गए। जब उसे होश आया तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने देखा था, एक औरत, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। हम सब ने उसे शांत किया, ये सोचकर कि यह सब उसके डर के कारण हुआ वहम था। हमने उस रात फिर कोई खेल नहीं खेला और जल्दी सोने की कोशिश की। लेकिन अनुष्का पूरी रात कांपती रही। अगले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। हम स्कूल गए, पढ़ाई की, हंसे बोले। लेकिन अनुष्का बदल गई थी। वो शांत रहती, गुमसुम। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। वो अक्सर अकेले बुदबुदाती रहती थी। वो यहाँ है, वो मुझे देख रही है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए अनुष्का हमारे साथ नहीं थी। उसकी मम्मी का फोन आया। अनुष्का कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुंची। हम सब चौंक गए। हमने उसे बस स्टॉप पर छोड़ा था, जैसा कि हमेशा करते थे। हमने सोचा कि शायद वो किसी और दोस्त के साथ रुक गई होगी। लेकिन जब रात तक वो घर नहीं लौटी तो पुलिस में रिपोर्ट की गई। अनुष्का का कहीं कोई पता नहीं चला, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते, अनुष्का नहीं मिली। हम सब सदमे में थे। हमने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। क्या उस रात बाथरूम में कुछ वाकई हुआ था? करीब 1 महीने बाद समीर के घर फिर से स्लीपओवर पार्टी हुई। इस बार हम सब चुप थे, उदास। रात में जब हम सब सो रहे थे, मुझे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी, धीमी फुसफुसाहट जैसी। मैंने सोचा समीर होगा। मैं उठा और बाथरूम की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। आईने के सामने रिया खड़ी थी। उसने अपने ही बालों को कसकर पकड़ रखा था और वो फुसफुसा रही थी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो रिया की आवाज नहीं थी। जैसे ही उसने तीसरा ब्लडी मैरी कहा, आईने में उसकी परछाई के साथ एक भयानक चेहरा उभरा, आंखें खून जैसी लाल। समीर की आवाज। रात के सन्नाटे में वह फुसफुसाहट अब रोज का हिस्सा बन गई थी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। रिया के गायब होने के बाद समीर और मैं अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। हम दोनों जानते थे कि हमने क्या खोया है और हमें पता था कि अब क्या आने वाला है।
समीर ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मैंने उसके माता पिता को बताया कि वह डिप्रेशन में है, लेकिन असली कारण केवल हम दो जानते थे और वह तीसरा जो अब आईने में रहता था। एक दोपहर जब समीर के माता पिता बाहर गए हुए थे, मैंने हिम्मत की और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे। समीर बिस्तर पर नहीं था। मैंने देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ा गोल शीशा राउंड मिरर रखा है, जिसे उसने कहीं से लाकर रखा था। वह शीशा जमीन पर टिका था और समीर उसके ठीक सामने बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। समीर, मैंने धीरे से बुलाया। वह नहीं हिला। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी मैंने देखा कि समीर के हाथ में एक पुराना गंदा चाकू था, जिसके ब्लेड पर सूखी हुई मिट्टी और जंग लगी थी। वह चाकू रिया के लापता होने वाले रात से ही गायब था। समीर, यह क्या कर रहा है तू? वह धीरे से हंसा। हंसी इतनी सूखी और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बुला रही है यार, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें आईने पर टिकी थीं। वह अकेली है। उसे हमारे साथ की जरूरत है। हम सब एक दूसरे से वादा किया था, याद है? हमेशा साथ रहने का वादा। मैंने शीशे में झांका। समीर की परछाई के पीछे वह भयानक खूनी आंखों वाली औरत खड़ी थी। इस बार वह ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी बिखरी हुई जटाओं, मैटेड हेयर से पानी टपक रहा था। समीर, वहाँ कोई नहीं है, ये बस तेरा दिमाग है। मैंने जोर से कहा, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर की शक्ति चौंकाने वाली थी। उसने मेरे हाथ को झटक दिया। झूठ मत बोल, तू भी तो उसे देखता है, उसने कराहते हुए कहा। रिया ने मुझे बताया। उसने कहा कि ब्लडी मैरी गुस्से में है क्योंकि हमने अपना खेल पूरा नहीं किया। हमें उसे बड़ी कहानी देनी थी और हमने दी नहीं। मुझे वह रात याद आई। ब्लडी मैरी के आह्वान के बाद हम डरकर भाग गए थे। हमने उस शक्ति को अधूरा छोड़ दिया था। समीर ने अचानक उस पुराने चाकू को उठाया और अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया। खून का एक कतरा शीशे पर टपका। ब्लडी मैरी। वह अब फुसफुसा नहीं रहा था, वह चिल्ला रहा था, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जैसे ही उसने तीसरी बार नाम लिया, शीशे से एक ठंडी सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैल गई। शीशे के अंदर की औरत ने समीर की परछाई को कसकर पकड़ लिया। समीर की चीख इस बार दर्द की नहीं, बल्कि एक भयानक अजीब सी खुशी की थी। मैंने उसे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वह शीशे की ओर एक ऐसी ताकत से खींचा जा रहा था जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता था। जैसे ही समीर का आधा शरीर शीशे में समाया, उसकी आंखें एक पल के लिए मुझसे मिली। उनमें डर नहीं था, केवल एक मुक्त होने की खाली अभिव्यक्ति थी। अब तू अकेला बचा है, समीर की आवाज आई, लेकिन यह आवाज शीशे के अंदर से आ रही थी, गूंजती हुई और विकृत। और फिर समीर पूरी तरह से गायब हो गया। गोल शीशा फिर से साफ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस जमीन पर खून का धब्बा और जंग लगा चाकू बचा था। मेरा डर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह ले ली थी एक ठंडी इस्पात जैसी दृढ़ता ने। मैं भागा नहीं। मैंने चाकू उठाया और कमरे से बाहर आ गया। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं इस शाप को जड़ से खत्म नहीं कर देता। मैंने घर के हर बाथरूम से शीशे हटा दिए, हर चमकदार सतह को कपड़े से ढक दिया। मुझे पता था कि ब्लडी मैरी को आमंत्रण चाहिए, एक विशेष स्थान चाहिए। मैंने रिया की माँ से बात की। उन्होंने रोते हुए मुझे एक पुरानी डायरी दी। ये डायरी रिया की दादी की थी, जिसमें उन्होंने पुरानी लोक कथाएं फोकलोक लिखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट मिला, मिरर विच केवल अपने शिकार को नहीं लेती, वो उनके डर और उनकी आत्मा को प्रतिध्वनि एको के रूप में पीछे छोड़ देती है। जो व्यक्ति आखिरी बचा होता है, उसे उन सभी प्रतिध्वनियों का सामना करना पड़ता है जो उसे पागल कर देती है, जब तक कि वह खुद उसे बुला न ले। बचने का केवल एक ही तरीका है, अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करना, लेकिन अपने तरीके से। प्रतिध्वनि, समीर की गूंजती आवाज। मैंने तुरंत समीर के घर के उस बाथरूम का रुख किया जहां हमने पहली बार उसे बुलाया था। मैंने दरवाजा बंद किया और लाइटें ऑफ कर दी। अंधेरे में आईना चमक रहा था। मैंने अपनी हथेली में चाकू घुसाया, ठीक वैसे ही जैसे समीर ने किया था, और खून की धार को आईने पर बहने दिया। ब्लडी मैरी, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज गुस्से और डर के मिश्रण से गूंज रही थी। आईने में वह आकृति उभर आई, इस बार पूरी और भयानक। उसके होठों पर जीत की मुस्कान थी। तुम्हारा खेल खत्म नहीं होगा जब तक तुम मेरी कहानी को खत्म नहीं होने दोगे। मैंने दहाड़ा। कहानी? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। तुम यहाँ अकेले मरोगे नहीं।
मैंने कहा, तुम्हारा नाम है ब्लडी मैरी, लेकिन तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी कहानी कोई नहीं जानता। तुम सिर्फ एक खेल हो, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी पूरी करूंगा। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुम सबने एक मासूम को डराया और फिर उस डर को छोड़कर भाग गए। तुमने एक भयानक खेल शुरू किया और उसे अधूरा छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी आत्माओं से अपने दर्द को पूरा करूंगी। तो सुन, मैंने कहा, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे नाम और कहानी को हमेशा के लिए जिंदा करके मैं एक नया खेल शुरू करूंगा, एक कहानी जो खत्म हो चुकी है, और तब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैंने चाकू को जोर से आईने के बीचों बीच मारा। क्रैक! आईना एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ टूट गया। उससे एक तेज सफेद रोशनी निकली जो उस भयानक आकृति को अपनी ओर खींचने लगी। वह चीखी। उसकी आवाज में 1000 आत्माओं का दर्द था। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। नहीं, मैंने कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। सफेद रोशनी तेजी से आईने के टूटे हुए टुकड़ों में समा गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो बाथरूम में सिर्फ टूटे हुए शीशे और मेरे खून के छींटे थे। रिया और समीर वापस नहीं आए। मुझे पता था कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुकी हैं। लेकिन ब्लडी मैरी की शक्ति कम से कम मेरे घर से खत्म हो गई थी। मैंने आईने के टुकड़े सावधानी से जमा किए और उन्हें घर से दूर एक पुरानी सूखी नदी में फेंक दिया। आज मैं एक लेखक हूँ। मेरी पहली और सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम है द कर्स ऑफ ब्लडी मैरी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द मिरर विच। ब्लडी मैरी का श्राप, दर्पण चुड़ैल की सच्ची कहानी। मेरा खेल खत्म हो चुका है। मैंने उस अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाकर। लेकिन कभी कभी बहुत देर रात में जब मैं अपनी किताब के आखिरी पन्ने लिख रहा होता हूँ, मुझे कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। बड़ा खेल अब शुरू हुआ है, और मैं जानता हूँ जब तक दुनिया में कोई भी उस पुरानी कहानी को पढ़ेगा और फिर किसी अंधेरे बाथरूम में जाकर किसी भी शीशे में झांककर उसका नाम लेगा, वह हमेशा वापस आएगी।